बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जब शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाई गई, तब उस आवाज को भी बाधित करने की कोशिश हुई है। यह घटनाक्रम लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर देखने को मिला, जहां पर बांग्लादेश हिंदू एसोसिएशन और भारतीयों ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसा, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और खासतौर पर दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में था। प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। मांग सिर्फ इतनी थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोके जाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर संज्ञान ले। लेकिन वास्तव में इसी दौरान वहां अचानक खालिस्तान समर्थक की मौजूदगी सामने आ गई। इन लोगों ने प्रदर्शन में बाधा डालने की पूरी कोशिश कर दी। स्थिति तनावपूर्ण हुई और हल्की झड़प देखने को मिली। सवाल ये उठता है कि एक शांतिपूर्ण मानवाधिकार आधारित प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थक क्यों और कैसे पहुंच गए। दरअसल इसे केवल सहयोग मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि प्रदर्शन का स्थल और समय पहले से तय था और खालिस्तान समर्थकों का अचानक वहां पहुंचना किसी पूर्व नियोजित रणनीति का ही इशारा है। यही वजह है कि इसे महज विरोध नहीं बल्कि एक सोची समझी बाधा माना गया। अब जरा बांग्लादेश की पृष्ठभूमि को भी समझना जरूरी है, क्योंकि लंदन में हुआ यह घटनाक्रम सीधे बांग्लादेश में जारी हिंसा से जुड़ा हुआ है। बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। ढाका से लेकर चटगांव तक भीड़ के प्रदर्शन, हिंसा और तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। 12 दिसंबर को इनकलाब मंच के दौरान नेता उस्मान हादी को गोली मारी गई। इसके बाद 18 दिसंबर को सिंगापुर में उसका निधन हो गया। इस घटना के बाद से बांग्लादेश का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हुआ। प्रदर्शन तेज हुए, हिंसा बढ़ गई और स्थिति नियंत्रण से बाहर गई। इसके ठीक बाद चटगांव में एक हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग की घटना सामने आई, जिसने पूरे हिंदुओं को और दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल था। इसी पृष्ठभूमि में लंदन में हिंदुओं ने आवाज उठा दी, लेकिन यहाँ कहानी और मोड़ लेती है। सूत्रों के अनुसार खालिस्तान समर्थक के सक्रियता के पीछे केवल विरोध नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी। बताया गया कि पाकिस्तान की आईएसआई लंबे समय से बांग्लादेश और भारत की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आईएसआई की रणनीति 2 स्तर पर काम करती है। पहला, बांग्लादेश के भीतर, जहां इस्लामवादी समूह के जरिए हिंदू अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाना और भारत विरोधी माहौल बनाना। दूसरा, बांग्लादेश के बाहर, खासतौर पर पश्चिमी देशों में, जहां पर खालिस्तान समर्थकों के जरिए भारत और हिंदुओं के समर्थन में उठ रही आवाजों को बाधित करना। लंदन में हुआ घटनाक्रम इसी रणनीति का हिस्सा है। खालिस्तान समर्थकों का यह प्रदर्शन सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि इसका असली उद्देश्य बांग्लादेश में हो रहे हिंदू उत्पीड़न से ध्यान हटाना और भारत विरोधी संदेश को आगे बढ़ाना था। यहाँ एक तरफ ध्यान देने की बात तो ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की चर्चा कमजोर पड़ी और विमर्श का केंद्र भारत विरोधी एजेंडा बन गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि आईएसआई इस पूरे तंत्र को लंबे समय से चला रहा है। युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ना, धार्मिक अतिवाद को हवा देना और भारत के खिलाफ माहौल बनाना इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। अब सवाल यही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पैटर्न को पहचानेगा? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं की आवाज सुनी जाएगी, या फिर हर बार ऐसी संगठित बाधाओं के जरिए सच को दबाने की कोशिश होती रहेगी? लंदन की यह घटना साफ संकेत देती है कि बांग्लादेश की हिंसा अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसका असर वैश्विक स्तर पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। जब शब्दों से पहले डर बोलने लगे, जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों को भी सुरक्षा के लिए बंकर की सलाह मिले, तब समझ लीजिए कि सामने वाली कार्रवाई कितनी गहरी और निर्णायक रही होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी झंझोड़ कर रख दिया था। दरअसल अब इस पूरे घटनाक्रम पर बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने भारत की सैन्य कार्रवाई की गंभीरता को खुद साफ तौर पर अपने शब्दों में बयान कर दिया है। जरदारी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारतीय कार्रवाई के दौरान उन्हें बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई थी। ये स्वीकार्यता उस पृष्ठभूमि से आई है जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। यह हमला न सिर्फ मानवता पर हमला था, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश थी। इसके बाद भारत ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, उसने ये साफ कर दिया कि अब जवाबी कार्रवाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाली। मई की शुरुआत में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। इस अभियान के तहत सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। दरअसल ये कार्रवाई बेहद सटीक और योजनाबद्ध थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमले किए।
जिससे आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। इसके बाद जब पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी साफ तौर पर निशाने पर ले लिया। यही वह मोड़ था जिसने पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों और रक्षा क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल बन गया। शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद इसको शब्दों में स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि भारतीय कार्रवाई के दौरान उनके मिलिट्री सेक्रेटरी उनके पास आए और कहा कि युद्ध शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा के लिए बंकर में जाने की सलाह दे दी। जरदारी ने यह भी कहा कि उन्होंने बंकर में जाने से मना किया, लेकिन इस बयान का असली महत्व यहां है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यह सलाह दी गई, यानी कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी सुरक्षित ठिकाने में जाने के लिए कहना पड़ा। दरअसल ये स्वीकार्यता भारत की उस बदलती हुई सुरक्षा नीति को रेखांकित करती है जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं दिखाई गई। भारत की कार्रवाई सीमा तक आपको बताने की सीमित नहीं रही, बल्कि संदेश साफ था कि आतंक और उसे संरक्षण देने वालों को एक ही तराजू में तौला जाएगा। भारत की कार्रवाई के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान की ओर से सीमा पार गोलीबारी तेज हो गई, लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पाकिस्तान को खुद संघर्ष विराम की पहल करनी पड़ी। पाकिस्तान की डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सीज फायर का प्रस्ताव रखा। भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति बन गई। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, संघर्ष विराम की पहल पाकिस्तान की ओर से की गई थी और ये निर्णय सैन्य स्तर पर आपसी बातचीत के बाद लिया गया। राष्ट्रपति जरदारी का ये बयान केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये उस दबाव का संकेत है जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व पर बना। ये दिखाता है कि भारत की कार्रवाई न सिर्फ आतंकी नेटवर्क को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता और सैन्य ढांचे में भी भय पैदा कर रहा है। ये पूरा घटनाक्रम भारत की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें आतंक के खिलाफ स्पष्ट, कठोर और निर्णायक रुख अपनाया गया और संदेश साफ है कि अब हर हमले का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से दिया जाएगा। बीते 26 दिसंबर को आपको बता रहे हैं कि इजराइल ने सोमालीलैंड में एक स्वतंत्र देश के रूप से आधिकारिक मान्यता उसको दे दी। इजराइल ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये फैसला होते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल काफी तेज हुई। खासतौर पर मुस्लिम देश में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। सोमालीलैंड अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र ने 1991 में सोमालिया से अलग होकर खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। तब से लेकर अब तक सोमालीलैंड अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन अब तक किसी भी देश ने इसे औपचारिक रूप से मान्यता ही नहीं दी थी। इजराइल की ओर से यह मान्यता इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने फिलहाल बातचीत के बाद दी है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने इस फैसले को ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि यह कदम मध्य पूर्व और अफ्रीका में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देगा। लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद मुस्लिम देशों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जॉर्डन, मिस्र, अल्जीरिया, कोमोरोस, जिबूती, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की और यमन, इन कुल 21 देशों ने एक साझा बयान जारी कर इजराइल के फैसले का विरोध कर दिया। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। साझा बयान में 5 अहम बिंदुओं के जरिए चर्चा हुई। इजराइल की मान्यता को खारिज किया गया। पहले बिंदु में कहा गया कि सोमालिया रिपब्लिकन के सोमालीलैंड क्षेत्र को इजराइल द्वारा मान्यता देना अस्वीकार करता है। ये कदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लाल सागर और पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को प्रभावित करेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना है। दूसरे बिंदु में इस मान्यता की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन बताया गया, जिसमें राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की बात कही गई। इसे इजराइल की विस्तारवादी सोच करार दिया गया, जिसमें तीसरे बिंदु पर सोमालिया रिपब्लिकन की संप्रभुता का पूर्ण समर्थन जताया गया और कहा गया कि सोमालिया की एकता, उसके क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का खंडन होगा। चौथे बिंदु में साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी देश के हिस्से को अलग मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा UN चार्टर के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। पांचवें बिंदु में इजराइल के इस कदम और फिलिस्तीनी लोगों को उनकी जमीन से जबरन हटाने की किसी भी कोशिश को नकारा गया। सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इजराइल के इस फैसले का विरोध कर दिया। अरब लीग, खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC, अफ्रीकी संघ यानी AU और OIC ने इसे सोमालिया की संप्रभुता पर हमला बताया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने कहा कि सोमालीलैंड सोमालिया का अभिन्न हिस्सा है और इस तरीके की मान्यता शांति और स्थिरता के लिए खतरनाक होगी। अरब लीग के महासचिव अहमद
अबूल गीत ने इसे राज्य की एकता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया, जबकि जीसीसी ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करता है। इसी बीच सोमालिया की सरकार ने इजरायल के फैसले को अपनी संप्रभुता पर जानबूझकर हमला किया गया है और इजरायल ने इस मान्यता को तुरंत वापस लेने की मांग कर दी। यूरोपीय संघ ने भी सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की। हालांकि दूसरी ओर सोमालीलैंड में फैसले का स्वागत किया गया, लोग सड़कों पर थे और बता दें कि जश्न मनाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार सोमालीलैंड को मान्यता देने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है और ये टिप्पणी भी की है कि क्या वास्तव में कोई जानता है कि सोमालीलैंड क्या है। दरअसल सोमालीलैंड और सोमालिया के बीच विवाद की जड़ 1991 में घोषित स्वतंत्रता सोमालीलैंड खुद को अलग गणराज्य मानता है जब से शुरू हुई थी, जबकि सोमालिया इसे अपना अभिन्न अंग मानते हुए किसी भी अलगाव को स्वीकार करता है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर से खतरनाक मोड़ ले लिया है और इस बार बयान आया है सीधे क्रेमलिन से, जिसने ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात से पहले वैश्विक तनाव को और ज्यादा बढ़ाया। रूस और पश्चिम के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर टकराव एक बार फिर चरम पर आ गया है। कीव पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शांति वार्ता को लेकर सख्त चेतावनी दे दी। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन ने शांति वार्ता को ठुकराया तो रूस अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को ताकत के जरिए हासिल कर ही लेगा। ये बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की प्रस्तावित मुलाकात से पहले कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई, यानी कि बातचीत की संभावनाओं के बीच युद्ध की भाषा और ज्यादा कठोर हो गई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि मॉस्को को यह महसूस हो रहा है कि कीव संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर कूटनीति विफल रहती है तो रूस अपनी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के सभी उद्देश्यों को सैन्य ताकत के जरिए पूरा करेगा। दरअसल एक रूसी सरकारी समाचार एजेंसी के हवाले से पुतिन ने कहा कि अगर कीव के अधिकारी इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना नहीं चाहते तो रूस अपने सामने रखे गए सभी कार्यों की विशेष सैन्य अभियान के तहत सैन्य संसाधनों से उसको पूरा कर देगा। पुतिन ने यह भी कहा कि जिस नेतृत्व को कीव शासन कहते हैं वह शांति समझौते को लेकर कोई जल्दी नहीं दिखा रहा। उन्होंने याद दिलाया कि 1 साल पहले विदेश मंत्रालय में दिए गए भाषण में उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया था। पुतिन का यह बयान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके साथ जमीनी हकीकत और ज्यादा भयावह होती हुई साफ तौर पर नजर भी आ रही है। करीब 10 घंटे तक चला यह हमला यूक्रेन युद्ध में अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना गया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि ये भीषण हमला इस बात का साफ संकेत है कि मॉस्को फरवरी 2022 में शुरू की गई इस जंग को खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। जेलेंस्की का यह कहना है कि रूस के नए हमले ये साबित करते हैं कि मॉस्को शांति नहीं चाहता, बल्कि युद्ध को लंबा खींचने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन हमलों को हमारी शांति कोशिश का रूस का जवाब बताया। इसी बीच क्रेमलिन की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि पुतिन ने एक रूसी सैन्य कमांड पोस्ट का दौरा किया। उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी और सेंटर तथा ईस्ट ग्रुपुंग की कमांड संभालने के लिए वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने ब्रीफिंग दे दी। इसके बाद रूसी अधिकारियों ने यह दावा किया कि उन्होंने सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क और ज़पोरिज़िया क्षेत्र में कुछ कस्बों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इन दावों पर अलग रुख सामने आया। इन सभी घटनाओं के बीच नजरें अब अमेरिका पर टिक गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक में लगभग 4 साल से जारी युद्ध को खत्म करने की रास्तों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बातचीत में सुरक्षा गारंटी, क्षेत्रीय विवाद प्रमुख मुद्दे होंगे। खासतौर पर ज़पोरिज़िया को लेकर ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की शनिवार को कनाडा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कीव पर ताज़ा हमला रूस की शांति वार्ता को लेकर असली मंशा को साफ तौर पर उजागर भी कर देता है। आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है, ये संकेत भी उनकी तरफ से दे दिए गए हैं।